Hello students, welcome to our current affairs class. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 1st and 2nd May 2024. तो आज हम 1 और 2 मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1st एंड 2nd में। सो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे बन रहे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार, कुछ नेशनल न्यूज। थर्ड हम डिस्कस करेंगे राज्य समाचार, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ न्यूज। फोर्थ हम बैंक और वित्तीय समाचार देखेंगे। फिफ्थ हम देखेंगे कुछ रक्षा समाचार, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बन रही है। सम इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। कुछ खेल समाचार हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड हम समाचार डिस्कस करेंगे। 9th हम डिस्कस करेंगे नियुक्तियां और इस्तीफा। रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या कोई रेजिग्नेशन है तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज बन रही है। नेक्स्ट हम 10th पे देखेंगे रैंक ऑन रिपोर्ट समाचार, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, औपचारिक न्यूज, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। और 14th हम देखेंगे आज की क्लास का सारांश की क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने कवर किया है। तो ये आज हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज की क्लास के, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो यूनाइटेड नेशन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन DPI। व्हाट इज DPI? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यूनाइटेड नेशन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय DPI पर भारत के नेतृत्व में न्यूयॉर्क में आयोजित किया। तो अभी न्यूयॉर्क में इंडिया की लीडरशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नागरिक स्टेट डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढांचे को एक वैश्विक मानक के रूप में प्रस्तुत किया और भारत की नागरिक स्टेक पहल को साझा किया। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर ये बेसिकली जो सम्मेलन है ये आयोजित हुआ। मुख्य प्रतिभागियों में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिका कंबोज, G20 शेरपा अमिताभ कांत, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासन अचीव स्टेमल शामिल हुए। तो याद रखना है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन DPI जो कहां पर भारत की लीडरशिप में न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन DC में कंडक्ट की गई। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो भारत की चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता चिंता का विषय। तो इंडिया ग्रोइंग डिपेंडेंसी और चाइनीज प्रोडक्ट। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट भारत की चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करती है। 2022-23 में आयात बिल बढ़कर 101 बिलियन से अधिक हो गया, जो 2018-19 में लगभग 70 बिलियन था। पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है, जो 30% तक पहुंच गई है। चीन से आयात भारत के कुल आयात से 2.3 गुना अधिक हो गया है। क्लियर। तो GTRI ने एक रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर, वो एक बेसिकली कंसर्न का रीजन है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज में, भारत ने 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के समझौते का नवीकरण किया। तो इंडिया ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि वो 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो बांग्लादेश के साथ ही समझौता भारत ने साइन किया है। ये 2025 से 30 तक के लिए समझौता 5 साल के लिए होगा। तो प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग और बांग्लादेशी लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ। इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाना है। क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। भारत ने पेट्रोलियम कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाया है।
तो इंडिया ने क्या किया है, जो पेट्रोलियम कच्चे तेल है उसके ऊपर जो बेसिकली विंडफॉल टैक्स लगता था उसको क्या कर दिया है, पेट्रोलियम क्रूड पे कम कर दिया है। कर को 96 रुपए से घटाकर 8400 भारतीय रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो लगभग 1200 रुपए कम किए गए हैं प्रति मीट्रिक टन पर। यह परिवर्तन 1 मई से प्रभावी है। निर्णय 16 अप्रैल को प्रति मीट्रिक टन 68 रुपए से 9600 रुपए तक कर में हालिया वृद्धि के बाद लिया गया था। तो पहले ही 6800 था, आगे अप्रैल में इसे 9600 किया गया और अभी घटाकर कितना कर दिया गया, इसे 8400 रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, जो इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालान ग्रुप है उसने कोलैबोरेशन किया है ताकि वो डेवलप कर सके भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क। सो देखो, दो संगठनों के बीच की में ये बेसिकली समझौता हुआ है। कौन कौन से, एक तो भारतीय सेना और एक पुनीत बालन समूह। पुणे में ये क्या स्थापित करने जा रहे हैं, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। तो समारोह का जो नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। उद्यान नागरिकों द्वारा उनके संवैधानिक कर्तव्यों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य 2047 तक राष्ट्रीय विकास को प्रेरित करना है। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह भारत का पहला संविधान पार्क विकसित करने के लिए सहयोग करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ट्यूको। व्हाट इज ट्यूको? ट्यूको इज THDCIL UGVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड। अभी उसने एक MOU साइन किया है किसके साथ, नगर निगम हरिद्वार के साथ, ताकि वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट यानी कचरे से हरित ऊर्जा संयंत्र प्लांट को स्थापित किया जा सके, जिसकी लागत लगभग कितनी रहने वाली है, 140 करोड़ रुपए लागत जिसकी रहने वाली है। तो इस पहल का उद्देश्य प्रतिदिन 400 टन नगरपालिका ठोस कचरे को 140 टन हरित चारकोल में परिवर्तित करना है। हरिद्वार नगर निगम ने इस संयंत्र के निर्माण के लिए सराय में लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित की है। हरिद्वार के नगर आयुक्त वरुण चौधरी IAS और ट्यूको लिमिटेड के CEO संदीप कुमार द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर। तो ट्यूको ने हरिद्वार नगर निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि एक कचरे से हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज है, उत्तराखंड ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। तो पतंजलि बेसिकली काफी एक बड़ा ब्रांड है आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी क्या किया है, पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के कारण निलंबन हुआ है। यह कदम बाबा रामदेव के खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई के बीच आया। रामदेव को भ्रामक विज्ञापन बंद करने का भी निर्देश दिया। क्लियर। तो पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से, केरल में अडानी का विजिनम बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो पतन पोह परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अडानी समूह के केरल स्थित विजिनम बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी है। प्रारंभिक चरण का लक्ष्य 1 मिलियन 20 फीट समकक्ष इकाइयों की क्षमता है, जबकि बाद के चरणों को लगभग 6.2 मिलियन TEUs जोड़ना है, विच इज 20 फुट समकक्ष इकाई। तो इसमें एक सीमा शुल्क अधिसूचित बंदरगाह के रूप में नामांकित करने का प्रस्ताव भी दिया गया और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से अगले 3 महीने में यहाँ पर एक सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी की उम्मीद है। विजिनम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल सरकार के स्वामित्व में, ये केरला गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसका संचालन अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड विच इज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है, केरल में अडानी का विजिनम बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपवे एंड वाटरवे। नेक्स्ट है, RBI ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2034 पर 8% ब्याज दर की घोषणा की है। तो जो RBI ने बेसिकली जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं वो 2034 के लिए कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक परिवर्तनीय दर ब्रांड है जो 2034 में परिपक्व होता है, जिसमें ब्याज दर हर 6 महीने में बदलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण लेने की प्रक्रिया में अनियमितता के कारण दिल्ली स्थित NBFCs विच आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसिमिडन इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी रद्द किया है। RBI की अगर मैं कंटेंट या स्टैटिक डेटा की बात करूं तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। RBI को 1934 RBI एक्ट के तहत 1 जुलाई 1935 को कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था।
बाद में 1937 में से मुंबई लाया गया और 1949 में से नेशनलाइज किया गया। तो 5 मेंबर्स की जनरली आरबीआई टीम होती है जिसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। तो वहीं गवर्नर की बात हो रही है, अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर? अच्छा, कभी कभी आरबीआई से कमीशन से भी पूछ लेता है कि कौन सा कमीशन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिल्टन यंग कमीशन था, जिसे रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 1926 में रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है गो ब्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड विच इज नोन एज ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे ने रेज की है यूएसडी 5 मिलियन इन सीड फंडिंग फ्रॉम पेयू टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो ब्रिक्स पे ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेयू से सीड फंडिंग में 5 मिलियन यूएसडी जुटाए हैं। तो गोब्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो एक मुंबई स्थित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने पेयू से एक सीड राउंड में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। यह निवेश भारतीय सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विच इज एमएसएमई और निर्यातकों के वैश्विक भुगतान को सरल बनाने पर केंद्रित है। ब्रिक्स पे इस फंडिंग का उपयोग अपने उत्पाद और सेवा प्रसाद को बढ़ाने, अपनी टीम का विस्तार करने और अधिक भारतीय व्यवसायों को निर्बाध सीमा पार भुगतान समक्ष करने के लिए अपने पहुंच को बढ़ावा देने के लिए करेगा। फंडिंग उत्पाद विकास, प्रतिभा अधिग्रहण और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देगी, जिससे सीमा पार भुगतान स्टार्टअप को सशक्त बनाया जाएगा और भारतीय व्यवसाय को वैश्विक सफलता के लिए समक्ष किया जाएगा। तो ब्रिक्स पे ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेयू से सीड फंडिंग में 5 मिलियन यूएसडी जुटाए। नेक्स्ट है एनसीएईआर। तो एक बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च सेंटर है, जिसने अभी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7% से अधिक रहने की उम्मीद लगाई है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो फाइनेंशियल ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7 से 7.5% के बीच रहेगी। यह वृद्धि वैश्विक विकास और व्यापार मात्र में अनुमानित तेजी के साथ सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान से प्रेरित होगी। निर्माण के लिए क्रयबद्ध सूचकांक विच इज पीएमआई परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स मार्च 2024 में 59.1 पर पहुंच गया, जो 16 वर्षों का उच्चतम स्तर है। यह मजबूत विस्तार को दर्शाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मार्च 2024 में 13.4 बिलियन लेन देन के साथ अब तक का सबसे अधिक वॉल्यूम दर्ज किया, जो वार्षिक आधार पर 55.3% की वृद्धि है। क्लियर? तो भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7% से अधिक की दर से बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो जिम्बाब्वे ने संदेह के बीच नई मुद्रा पेश किया था। जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा लॉन्च की है जिसे जिग बेसिकली कहा जाता है। तो जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन फेस कर रहा था। हाइपर इन्फ्लेशन कैसे फेस कर रहा था? जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेक्स रिजर्व जो बेसिकली रूल है मिनिमम फॉरेक्स रिजर्व, उससे ज्यादा करेंसी छाप दी थी, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मार्केट में वैल्यू कम हो गई मनी की। तो अभी जिम्बाब्वे सरकार ने क्या किया है, अपना नई करेंसी चेंज की है, जिसे जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जिम्बाब्वे के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्पित और इसे अप्रैल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था। अब इसे बैंक नोट और सिक्कों के रूप में जारी किया गया है। देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट को संबोधित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। तो जिम्बाब्वे ने संदेह के बीच नई मुद्रा पेश की। नेक्स्ट है क्रेड की नई ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन और पे सेवा भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाती है। तो क्रेड ने न्यू ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे सर्विस बेसिकली इंट्रोड्यूस की है। यह क्रेड की ऑफलाइन भुगतान क्षेत्र में प्रविष्टि को चिन्हित करता है, जो फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे मौजूदा खिलाड़ियों को चुनौती देता है। सेवा उपयोगकर्ताओं को किसी भी क्यूआर कोड का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खाते से भुगतान करने की अनुमति देता है। यह सुपरमार्केट, फास्ट फूड जोड़े, ब्यूटी सैलून और फैशन बुटीक जैसे बड़े प्रारूपिक स्टोरों को सुविधा भी प्रदान करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आरबीआई ने कैंसिल किया है अनियमित ऋण प्रथाओं के लिए एसएमसी इंडिया एनबीएफसी लाइसेंस। तो बेसिकली क्या है, ऐसी मनी एंड बेसिकली जिसे ऐसी मनी के नाम से जाना जाता है, जो एक एनबीएफसी है, उसके लाइसेंस को अभी आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। तो आरबीआई के पास पावर है, अगर कोई आरबीआई के नॉर्म्स या आरबीआई के थ्रू फॉलो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है।
तो दिल्ली स्थित एक गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो अनियमित लेन देन की प्रथाओं के कारण ये सब किया गया। कंपनी ने अत्यधिक ब्याज शुल्क और ग्राहक जानकारी की अपर्याप्त सुरक्षा के संबंध में आरबीआई दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिस वजह से आरबीआई ने क्या किया, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एस मनी के डिजिटल ऋण संचालन में तीसरे पक्ष के ऐप्स के माध्यम से जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता में विसंगतियां भी पाई गई। क्लियर? तो आरबीआई ने किसका, एसी मनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो एक क्या है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस की न्यूज है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया रिसीव आरबीआई अप्रूवल एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर, चाहे मैं ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की बात करूं तो वो प्रोवाइड करता है। तो एक वर्ल्ड लाइन बेसिकली ई पेमेंट इंडिया सर्विसेज है, जिसको आरबीआई ने किसकी मंजूरी दे दी है, अभी पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन से कंपनी की भारतीय बाजार के प्रति प्रतिबद्धता उजागर होती है। यह विनियम भुगतान परिदृश्यता में अनुपालन के प्रति वर्ल्ड लाइन की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। कंपनी का लक्ष्य भारत में अपनी भुगतान समाधानों सेवाओं को बढ़ाना है। तो वर्ल्ड लाइन पेमेंट ई पेमेंट बेसिकली, जिसका अभी लाइसेंस प्रोवाइड किया है आरबीआई ने फॉर पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट है, यूपीआई लेन देन अप्रैल में थोड़े कम हुए। तो एक डेटा रिलीज किया गया है बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत में जो यूपीआई लेन देन है अप्रैल में, उसमें गिरावट आई है। लेन देन की मात्रा में 1% की कमी और मूल्य में 0.7% की गिरावट मार्च की तुलना में हुई। वर्ष दर वर्ष वृद्धि मजबूती बनी हुई है, मात्रा में 50% और मूल्य में 40% की वृद्धि के साथ। मार्च में आमतौर पर उच्च लेन देन मात्रा के कारण गिरावट को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो रिकॉर्ड तोड़ हाई जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन इन अप्रैल 2024। तो भारत में क्या हुआ है, अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड तोड़ उच्च स्तर की जीएसटी को कलेक्ट किया गया है। कुल संग्रह की अगर हम बात करें तो ये 2.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% की वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू लेन देन में 13.4% की वृद्धि और आयात में 8.3% की वृद्धि में उछाल आया है। यह मील का पत्थर मजबूत आर्थिक गतिविधि और प्रभावी कर अनुपालन को दर्शाता है। तो अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड उच्च जीएसटी राजस्व संग्रहालय। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मार्च में कोर सेक्टर की वृद्धि 5.2% आई है। तो एक हालिया रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कोर सेंटर के प्रदर्शन को स्थिरता में दिखाया गया है और बताया गया है कि जो भारत के कोर सेंटर्स हैं उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 5.2% की वृद्धि हुई है। यह फरवरी की 7.1% वृद्धि से कमी है, मुख्य रूप से उच्च आधार प्रभाव के कारण यह हुआ है। क्रमिक रूप से एक वर्ष में सबसे अधिक 9.9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश 1 गीगावाट क्षमता के लिए 5,215 करोड़ रुपए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 5,215 करोड़ रुपए 1 गीगावाट कैपेसिटी के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो निवेश का उद्देश्य मेजरली क्या है, ताकि 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास किया जा सके। यह कदम पारंपरिक तेल और गैस उपकरणों से परे विविधता लाने की आईओसी की रणनीति के अनुरूप है। यह पहल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और स्थिरता प्रयासों का भी समर्थन करती है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसने क्या किया है, थाने में 6वीं ACTCM बाज LSAM 20 को लॉन्च किया, विच इज यार्ड 30। तो 29 अप्रैल को LSAM 20 यार्ड 130 को सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के निर्मित 6वीं गोला बारूद कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज का महाराष्ट्र के थाने में शुभारंभ किया गया। तो बेसिकली जो टॉर्पीडो कम मिसाइल है, ये 6वीं गोला बारूद मिसाइल है, जिसका कहां पर परीक्षण किया गया है, थाने में, महाराष्ट्र के थाने में शुभारंभ किया गया। नियुक्ति समारोह की अध्यक्षता मुंबई के करंजा में नौसेना आयुध डिपो के महाप्रबंधक मधुसूदन भुई ने की। ACTCM बजरे भारतीय नौवहन रजिस्टर के प्रासंगिक नौसैनिक नियमों और विनियमों के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
यह बाज भारतीय नौसेना के परिचालन प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा, जिससे भारतीय नौसेना के जहाजों को वस्तुओं, गोला बारूदों के परिवहन, चढ़ाई और उतराई में सहायता मिलेगी। क्लियर? तो एसपीपीएल ने ठाणे में 6वीं एसीटीसीएम बाज LSAM-20 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इसरो ने अंतरिक्ष संपत्ति की टकराव के प्रति संवेदनशीलता पर ISSAR 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है ISSAR रिपोर्ट, जिसको किसने जारी किया? इसरो ने जारी किया है। ये बेसिकली बताती है ऑन वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट्स टू कोलिजन। तो श्रीधर पनिकर सोमनाथन विच इज SP सोमनाथन, जो चेयरमैन है इसरो के, अभी उन्होंने ISAR रिपोर्ट को यानी भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। अंतरिक्ष में विभिन्न पर्यावरणीय खतरों में जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और कृत्रिम वस्तुओं के प्रति अंतरिक्ष संपत्तियों की संवेदनशीलता का आकलन रिपोर्ट किया गया। 2023 में 212 लॉन्च और ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 वस्तुएं अंतरिक्ष वस्तु जनसंख्या में जोड़ी गई। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से न्यूज है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 900 मिलियन वर्ष पुराने तेज गति वाले शाकाहारी डायनासोर की खोज की है। तो 900 मिलियन पुराना ये बेसिकली एक तेज गति वाला डायनासोर है, जिसके बेसिकली अवशेष अभी कहां पर मिले हैं? अर्जेंटीना में मिले। तो अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने चौकीसॉरस नेकुल नामक एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की। यह डायनासोर लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पैटागोनिया में क्रिटेशियन काल के अंत में फला फूला था। यह खोज जनरल क्रिटेशियन रिसर्च में विस्तृत हुई। डायनासोर अपनी गति और अनोखी पूंछ की शारीरिक रचना के लिए जाना जाता है। तो याद रखना, ये 90 मिलियन बेसिकली वर्ष पुराना तेज गति वाला शुद्ध शाकाहारी डायनासोर कहां पर खोजा गया है? अर्जेंटीना में। तो इसे 90 मिलियन कर लेना है आपको। नेक्स्ट है भारत और यूरोप 6G सहयोग को मजबूत करेंगे। तो अभी इंडिया एंड यूरोप ने एक अलायंस साइन किया है ताकि जो 6G इंडस्ट्री है उसको क्या किया जा सके और ज्यादा बूस्ट किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो यह अमेरिका के साथ एक समान समझौते का अनुसरण करता है। यह साझेदारी 6G तकनीक के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। समझौते से तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो याद रखना, भारत और यूरोप 6G सहयोग को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये चीन पाकिस्तान के iCube मिशन को लेकर चांग-ई 6 चंद्रयान को लॉन्च करेगा। तो चाइना लॉन्च करेगा चांग-ई 6 लूनार प्रोब कैरिंग पाकिस्तान iCube मिशन। तो चीन चंद्रमा मिशन के लिए चांग-ई 6 चंद्रयान को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। प्रोब पाकिस्तान के iCube मिशन को ले जाएगा। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करना है। यह प्रयास चंद्रमा के प्रारंभिक विकास और आंतरिक सौरमंडल के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु सो केन्या रनन इमर्ज विक्ट्री। तो केन्याई प्रभुत्व TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10K के 16वें संस्करण में केन्याई धावकों ने जीत हासिल की। तो अभी ये टाटा का 16वां संस्करण था, जिसे बेसिकली सर्विसेज वर्ल्ड 10K के नाम से जाना जाता है, जिस पर केन्याई धावकों ने क्या किया है? जीत हासिल की है। पीटर ने अंतरराष्ट्रीय एलिट पुरुष वर्ग में 28:15 के समय के साथ जीत हासिल की। लिलियन कैसेट ने 30:56 के समय के साथ अंतरराष्ट्रीय एलिट महिला श्रेणी में जीत हासिल की। केन्याई एथलीटों के लंबी दूरी के दौड़ में प्रभुत्व को इस कार्यक्रम ने भी उजागर किया है। तो मेल में पीटर ने जीता है और फीमेल की बात करूं तो किसने जीता है? लिलियन ने जीता है, जो दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? केनिया से बिलोंग करते हैं। इसने टाइम लिया 28 मिनट 15 सेकंड का और लिलियन ने टाइम लिया है 30 मिनट 56 सेकंड का। 12वां लिंग वन खिताब। तो पेरिस सेंट जर्मन ने क्या कर लिया है? अभी 12th लिंग फर्स्ट टाइटल जीत लिया है। तो पेरिस सेंट जर्मन ने 2023-24 सीजन में अपने रिकॉर्ड 12वां लीग फर्स्ट खिताब जीता है। यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। कोच लुइस एनरिक के नेतृत्व को क्लब की सफलता का श्रेय दिया जाता है। PSG ने पूरे सीजन में एक प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया, जिससे उन्होंने फ्रेंच फुटबॉल क्लब में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। क्लियर?
तो 12th लिंग फर्स्ट किताब किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मनी फुटबॉल क्लब ने जीता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। इंपॉर्टेंट डे न्यूज सबसे पहला है आयुष्मान भारत दिवस, जो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को पूरे भारत में आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के महत्व को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार सार्वभौमिक भौमिक स्वास्थ्य कवरेज विच इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में इस योजना का शुभारंभ किया था। तो इसी योजना को सेलिब्रेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा दिन मनाते हैं? आयुष्मान भारत दिवस। और ये कब सेलिब्रेट किया गया? 30 अप्रैल को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहां से किसने आयुष्मान भारत मिशन स्टार्ट किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में इस योजना का शुभारंभ किया था। क्लियर? नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 2024। तो संयुक्त राष्ट्र के थ्रू जो जैज हैं और उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है यूनाइटेड पीपल के साथ अराउंड वर्ल्ड, उनकी कूटनीतिक संबंधों को उजागर करने के लिए ये दिन बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है ताकि जैज और इसके लोगों को एकजुट करने के लिए कूटनीतिक संबंधों की भूमिका को उजागर किया जा सके। 2024 अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस समारोह का वैश्विक मेजबान देश कौन रहा? मोरक्को को तांगियर शहर रहा। 2011 के नवंबर में यूनेस्को महासभा ने 30 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था और पहली बार अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया था? 30 अप्रैल 2012 को मनाया था। तो फर्स्ट टाइम ये डे कब मनाया गया? 30th of April 2012। क्लियर? नेक्स्ट है सैटेलाइट प्रौद्योगिकी दिवस 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को हम उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में उपग्रह जो प्रौद्योगिकी है उसकी उपलब्धि को उजागर करने के लिए मनाते हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में सफल प्रेक्षण की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। तो हम सबको पता है हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिसको अप्रैल 1975 में पहली बार अंतरिक्ष में सफल पहुंचाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम 19 अप्रैल को क्या बनाते हैं? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे, सैटेलाइट प्रौद्योगिकी दिवस। एसटीडी 2024 आर्यभट्ट प्रक्षेपण के 50वें वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में हर साल एसटीडी मनाने की परंपरा 19 अप्रैल 2000 से शुरू हुई थी। तो हर साल ये दिवस मनाने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई है? 19 अप्रैल 2000 से शुरू की गई है बेंगलुरु से। क्लियर? नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2024। तो 1 मई को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे मई दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये 1 मई 2024 को दुनिया भर में मनाया गया है। इसका मेजरली पर्पस है जो वर्कर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना। तो ये वार्षिक आयोजन दुनिया भर के श्रमिकों के योगदान और उपलब्धियों का सम्मान करता है। यह श्रमिकों के अधिकार और अवसर को बढ़ावा देता है। इस वर्ष की थीम बदलते जलवायु में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2024। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूना डे 2024। तो जो वर्ल्ड टूना डे है वो हमने कब मनाया है? प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है। टूना संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब टूना का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। टूना के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो टूना फिश को प्रोडक्ट बेसिकली बचाने के लिए या उनके प्रिजर्वेशन के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। टूना मछली की आबादी के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने और अस्थिर प्रथाओं से उत्पन्न खतरे को यह दिन उजागर करता है। क्लियर? तो याद रखना है विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से न्यूज आ रही है कि प्रोफेसर है मोहम्मद रियान, जिन्होंने अभी बेसिकली चार्ज लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को अभी क्या बनाया गया है? सौर ऊर्जा संस्थान के महानिर्देशक का पदभार दिया गया है।
वह प्रारंभिक 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर एनआईएसई में सेवा करेंगे, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्व महानिर्देशक जो डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, उनको 2023 में उत्तराखंड आयुर्वेद विद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। डॉक्टर रिहान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर वितरण ग्रिड में 6.5 मेगावाट पीक सोलर फोटोवोल्टाइक संयंत्र के एकीकरण का नेतृत्व किया, जो भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा बेसिकली संयंत्र है या सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है। तो नाम याद रखना है, एएमयू प्रोफेसर है मोहम्मद रिहान, जिनको एनआईएसई का डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही न्यूज है बेसिकली। सो हितेश सेठिया हैं, जिन्हें एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, और कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया इन्हें? 3 साल के लिए। तो हितेश सेठिया को 3 वर्षों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हितेश कुमार सेठिया की नियुक्ति को जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। हितेश कुमार सेठिया एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनके पास बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव है, और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में मैक्लेरन स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के साथ काम किया है। उन्होंने 2022 में यूरोप के प्रमुख के रूप में मैक्लेरन स्ट्रेटेजिक वेंचर्स में वो शामिल हुए थे। 2023 के जुलाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने हितेश कुमार सेठिया को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया, जिसके बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से वो जाना गया। क्लियर? तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एमडी सीईओ 3 साल के लिए हितेश सेठिया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को सेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। व्हाट इज सेट? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा 4 साल के कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया था। इस भूमिका से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वे फरवरी 2024 में उस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। तो याद रखना है, दिनेश कुमार को सेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है हितेश सेठिया को एज ए जियो फाइनेंशियल सर्विस एमडी एंड सीईओ फॉर 3 इयर्स। तो अभी हमने ये न्यूज डिस्कस की है कि हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट इज इंडियन एडटेक दिग्गज टाइम की वैश्विक रैंकिंग में चमके। तो भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमिरेटस ने टाइम मैगजीन की 2024 की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों की रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2015 में अश्विनी डामेरा और चैतन्य कालीपटनापू द्वारा स्थापित एमेरिटस प्रतिष्ठित वैश्विक विद्यालयों से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT स्लोन शामिल है। भारतीय टेक कंपनी के वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव को यह बेसिकली उपलब्धि उजागर करती है। तो याद रखना है, भारतीय टेक दिग्गज टाइम की विश्व रैंकिंग में शामिल हुए। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट्स में काठमांडू दुनिया के अस्वस्थ वायु वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तो अभी IQ एयर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि नेपाल का काठमांडू वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रैंक किया गया है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने निवासियों को मास्क पहनने की सलाह दी। काठमांडू घाटी में खतरनाक वायु प्रदूषण स्तर ने स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदूषण संकट को संबोधित करने और कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? तो IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार काठमांडू दुनिया का क्या है? सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस न्यूज। तो सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की जब मैं बात करूंगा तो इंडिया होस्ट कर रहा है 46वीं एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। कहां पर? कोची, केरला में। तो भारत कोची में 46वीं एंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये 46वीं बैठक बेसिकली 20 से 30 मई 2024 तक निर्धारित की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक का आयोजन कर रहे हैं। अंटार्कटिका की पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो याद रखना, 46 अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक कहां पर कंडक्ट की जाएगी? इंडिया में। इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। कब से कब तक ये होस्ट की जा रही है? 20 से 30 मई तक होस्ट की जाएगी। और भारत में अगर स्पेसिफिक बात करें कहां पर होस्ट की जा रही है, तो ये कोची में होस्ट की जाएगी।
नेक्स्ट इज ऑब्चेरी न्यूज। तो प्रसिद्ध पत्रकार हैं विनय वीर, जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो विनय वीर जो एक प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक हैं, उनका भी 27 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विनय वीर दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के लिए एक चैंपियन थे। वे पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट ऑब्चेरी न्यूज की बात करें तो प्लेबैक सिंगर थी उमा रमन्या बीता, जिनकी अभी 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी उमा रमन्या का चेन्नई में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपनी मधुर आवाज, तमिल संगीत में व्यापक प्रदर्शन की सूची के लिए जानी जाती थी। उमा रमन्ना के योगदान ने भारतीय संगीत उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनकी विरासत को प्रशंसकों और साथी संगीतकारों द्वारा याद किया जाएगा। तो प्लेबैक सिंगर उमा रमन्ना ने 72 वर्ष की आयु में विदा ली। क्लियर। नेक्स्ट अगर ऑब्चेरी से हम बात करें तो ऑथर हैं पॉल ऑस्टर, जिनका भी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें अपने कार्य द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्धता बेसिकली प्रसिद्धि मिली थी। तो पॉल ऑस्टर प्रशंसित अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपने कार्य द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ऑस्टर की मृत्यु ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में उनके घर पर फेफड़ों के कैंसर की जटिलता के कारण हुई। उनकी साहित्यिक योगदान ने समकालीन साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो याद रखना है पॉल ऑस्टर किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो राइटर थे। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन न्यूज। तो 35th गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड, तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अभी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला ने इसे जीत लिया है। तो हु वॉन 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन लीडर आलोक शुक्ला वॉन 35th गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। तो 29 अप्रैल 2024 को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन ने 35वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उसके विजेता की घोषणा की। आलोक शुक्ला, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संगठन समिति के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने 2024 का एशिया के लिए गोल्डमैन पुरस्कार जीता। पुरस्कार समारोह सैन फ्रांसिस्को यूएसए के वॉर मेमोरियल ओपेरा में प्रस्तुत किया गया और आउटडोर अफरोकी संस्थान रू मैप द्वारा होस्ट किया गया। तो 2024 का पुरस्कार 7 व्यक्तियों को उनके समुदाय और पर्यावरण की रक्षा के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि 35वां गोल्डमैन भारत की तरफ से किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट अगर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन में बात करूं तो इंडियन ओरिजिन टीचर हैं गीना जस्टन, जिन्हें अभी 2024 के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मीना रीजन के लिए दिया गया है। सो मीना रीजन क्या है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड अभी किसने जीता? गीना जस्टन ने, जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन है और कहां पर रहती हैं? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। तो भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टन को संयुक्त अरब अमीरात में 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। गीना जस्टन, जो तिरुवनंतपुरम केरला की निवासी हैं, ये वो यूएई की शारजाह में अवन और इंग्लिश हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। वे 2005 से यूएसए में काम कर रही हैं। भारत की मीना मिश्रा को दक्षिण एशिया से पुरस्कार विजेता के रूप में नामांकित किया गया। वे मुंबई महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकग्निशन की बात करें तो डॉक्टर बीना मोदी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो CSIR बेसिकली आउटस्टैंडिंग अवार्ड किसे दिया गया है? बीना मोदी को। तो डॉक्टर बीना मोदी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उनके असाधारण योगदान के लिए मान्यता दी गई। उनके प्रयासों ने विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास पहलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह पुरस्कार उनके सतत और समावेशी विकास के प्रति समर्पण को उजागर करता है। डॉक्टर मोदी का कार्यभार में CSR प्रथाओं के लिए एक मानक स्थापित करता है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी। डॉक्टर बीना मोदी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
तो ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन अपनी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डीपीआई के ऊपर हेल्ड करेगा। किसकी लीडरशिप के साथ? भारत की लीडरशिप के साथ। और ये कहां पर कंडक्ट की जाएगी? ये न्यूयॉर्क में कंडक्ट की जाएगी। उसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि भारत के लिए कंसर्न है जो भारत की ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि भारत बांग्लादेश के 1500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा 2025 से 30 तक के बीच में। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल न्यूज जो हमने कवर की थी। सेकंड है नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा था भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। भारतीय सेना और पुतीन बालन समूह ने भारत का पहला संविधान पार्क विकसित करने के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने देखा ट्विको ने हरिद्वार नगर निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा था कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। उसके बाद हमने कुछ बैंक और वित्तीय समाचार देखे थे। बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे जिसमें हमने देखा था कि अडानी का जो पोर्ट है केरला में उसे फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में स्वीकृति दे दी गई है। उसके साथ साथ हमने देखा था आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर 8% ब्याज दर की घोषणा की है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ब्रिस्क पे है उसने रेज किया है 5 मिलियन इन सीड फंडिंग फ्रॉम पे टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एनहेंस करने के लिए ब्रिस्क पे ने बेसिकली 5 मिलियन यूएसडी की सीड फंडिंग जुटाई है। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और फाइनेंस में देखा कि एनसीएईआर की हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी थी जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से अधिक बढ़ने की उम्मीद थी। उसके साथ साथ जिम्बाब्वे ने जिग बेसिकली जिम्बाब्वे गोल्ड करके करेंसी लॉन्च किया क्योंकि जिम्बाब्वे में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन था, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी थी, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन था जिस वजह से उसने अपनी करेंसी को चेंज किया है। उसके अलावा जो क्रेड है उसने नया ऑफलाइन क्यूआर कोड स्कैन और पे सेवा भुगतान परिदृश्यता में बेसिक क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हमने देखा था आरबीआई ने जो ऐसी मनी है एनबीएफसी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है इरेगुलेशन या अनियमित ऋण प्रथाओं की वजह से। वर्ल्ड वाइड ई पेमेंट इंडिया को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की मंजूरी मिल गई और अप्रैल में जो हमारे यूपीआई लेन देन था उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है। उसके साथ साथ अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड उच्च जीएसटी राजस्व संग्रहालय मतलब सरकार ने जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफी हाई किया है। उसके अलावा एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि भारत का जो कोर सेक्टर है वो 5.2% की वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भारतीय तेल निगम का नवीकरण ऊर्जा में 1 गीगावाट क्षमता के लिए 5,215 करोड़ रुपए का निवेश। डिफेंस में हमने देखा था एसपीपीएल ने ठाणे में 6वीं एसीटीसीएम बाज एलएससीएम 20 यार्ड को लॉन्च किया जिसे यार्ड 130 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था इसरो ने अंतरिक्ष संपत्ति की टकराव के प्रति संवेदनशीलता पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसे क्या कहा गया है, ISSAR रिपोर्ट। उसके साथ साथ हमने देखा था कि अर्जेंटीना में अभी रिसेंटली 90 मिलियन ईयर्स ओल्ड हार्बियस डायनासोर डिस्कवर किया गया है। भारत और यूरोप 6G सहयोग को मजबूत करेंगे और चीन पाकिस्तान के IQ मिशन को ले जाने वाले चांगी 6 चंद्रयान को चंद्र जांच को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स से देखा था कि केन्या ने क्या किया है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसके द्वारा जो वर्ल्ड 10 के कंडक्ट की गई बेंगलुरु में, वहां पर मेल और फीमेल दोनों में केन्या ने जीता है। पेरिस एंड जर्मनी रिकॉर्ड 12वां लीग 1 खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट डेज में हमने आयुष्मान भारत दिवस देखा जो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड से स्टार्ट किया था 2018 में। उसके साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस 2023 देखा, सैटेलाइट प्रौद्योगिकी दिवस 2024 देखा जो 19 अप्रैल को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिन समाचार इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व टूना दिवस 2024 यानी जो टूना मछली है उसके संरक्षण के लिए हम हर साल 2 मई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से हमने कुछ न्यूज देखी जिसमें हमने देखा था कि NISE के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को। हितेश सेठिया का अपॉइंटमेंट देखा, जिन्हें 3 साल के लिए जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा सेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है, दिनेश कुमार, जस्टिस दिनेश कुमार को सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। एमसीए का अप्रूवल देखा कि हितेश सेठिया को जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का एमडी सीईओ बनाया गया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये सेम न्यूज है जो हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने रैंक एंड रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि भारत एडेक दिग्गज टाइम्स की विश्व रैंकिंग में चमका है। उसके साथ साथ अभी एक आईक्यू एयर रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि काठमांडू दुनिया का सबसे अस्वस्थ हवा वाला शहर है, ये सबसे प्रदूषित हवा वाला शहर है। फिर हमने सम्मेलन में देखा कि भारत कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा। ऑब्जर्व न्यूज में तीन मेजरली देखी थी हमने। सबसे पहले तो हमने विनयवीर देखा था, जो जर्नलिस्ट थे जिनकी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पार्श्व गायिका देखी थी हमने उमा रमन, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में विदा ले ली। इनकी भी 32 वर्ष की आयु में भी क्या हो गया, इनका भी निधन हो गया। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि प्रसिद्ध लेखक थे पॉल ऑस्टन, जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लास्ट हमने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी, जिसमें हमने गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज देखा था, जो छत्तीसगढ़ में बचाओ आंदोलन उसके लीडर थे आलोक शुक्ला, जिनको ये 35वां गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टन को मीना क्षेत्र के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षा पुरस्कार मिला, और डॉक्टर बीना मोदी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।